मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी इस ऑनलाइन कक्षा में बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो आज अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख माना जाता है और संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 163-64 में मंत्रिपरिषद, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, के गठन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जो है वो वस्तुतः जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री के समकक्ष है, और यद्यपि राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, लेकिन राज्य शासन का वास्तविक कर्ता धर्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री। बाद में जब ये प्रश्न उठा कि राज्यपाल के पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन करना उचित होगा, तब यह निश्चित किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति आ सकती है। संविधान की धारा 163 के अंतर्गत राज्यपाल अपने उत्तरदायित्व का पालन मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से करता है, जबकि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। जहां तक अपॉइंटमेंट एंड उसकी नियुक्ति और विमुक्ति का सवाल है, रिमूवल का सवाल है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसको रिमूवल किस प्रकार से किया जा सकता है, इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते समय ये ध्यान रखा गया कि सामान्य स्थिति में क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा असामान्य स्थिति में क्या व्यवस्थाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री के संबंध में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान में विस्तृत दलों के गठबंधन का सदस्य होना चाहिए। अगर विधानसभा में कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त किए हुए है, तब राज्यपाल के पास उस दल के नेता को मंत्रिमंडल गठन करने के लिए आमंत्रित करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री को निम्न सदन, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, का सदस्य होना चाहिए। उच्च सदन के सदस्य को मनोनीत करने में भी कोई वैधानिक बाधा नहीं होती है, लेकिन संविधान के नियम अनुसार उसे शीघ्र ही राज्य विधानसभा में निर्वाचित हो जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब भी वह मुख्यमंत्री
बन सकता है, लेकिन ऐसा वह 6 महीने तक ही कर सकता है और इस बीच यदि वह विधायिका में निर्वाचित होकर नहीं आता है तो उसे अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इन दोनों में सदनों में से कोई भी सदस्य, किसी का सदस्य नहीं हो तो भी मुख्यमंत्री तो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर वो एक प्रकार से किसी भी विधायिका में निर्वाचित होकर आएगा, तभी वो अपने मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा या रिक्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पीसी सेठी 1972 और उड़ीसा में नंदिनी सतपति 1972, बिहार में कर्पूरी ठाकुर 1977 तथा उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव 1977 बिना राज्य विधायिका के सदस्य हुए। राजस्थान में भी ऐसे अवसरों के उदाहरण हैं, जैसे मैं बताऊं कि 1977 में भैरू सिंह शेखावत और 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया भी मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, जबकि दोनों ही विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में वे क्रमशः छबड़ा तथा बयाना चुनाव क्षेत्र में मध्यावधि चुनाव की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के सदस्य चुने गए। उच्च सदन के सदस्यों के मुख्यमंत्री बनने के भी उदाहरण हमें ज्ञात हैं, जैसे मोरारजी देसाई तथा सी राज गोपालाचारी क्रम से 1952 और 1960 में बंबई तथा मद्रास के मुख्यमंत्री बने और दोनों ही विधान परिषद के सदस्य थे। ऐसे भी उदाहरण हैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायिका के उच्च सदन में मनोनयन के माध्यम से सदस्यता प्राप्त की। 1960 में सीबी गुप्ता उत्तर प्रदेश के, 1968 में बीपी मंडल बिहार तथा 1969 में टीएन सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाद में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त की। हाँ, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल को कुछ सविवेक का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कारणों से या सभा में बहुमत खो जाने पर त्याग पत्र दे दे तो एक प्रकार से गवर्नर के पास सविवेक की पावर हो जाती है। दूसरा, यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सभा में पारित हो जाए तो वह अपने सविवेक का प्रयोग कर सकता है या करता है। तीसरा, कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए। चौथा, उच्च नेतृत्व के आदेश पर मंत्रिमंडल निर्णय लेते हैं तो उन्हें ये कहा जा सकता है कि सविवेक का प्रयोग करना होता है। और निर्वाचन के बाद विधायिका में किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत में न आने से भी राज्यपाल के सामने इस क्षेत्र में निर्णय की चुनौती आती है। पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों के घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री के चयन व सरकार बनाने के आमंत्रण, सभी राज्यपाल के अधिकार व उससे संबंधित व्यवहार पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाया है। उत्तर प्रदेश में मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के पतन के पश्चात नई सरकार के गठन का आमंत्रण किसे दिया जाए, दिया भी जाए या नहीं दिया जाए, या विधानसभा ही भंग कर दी जाए, इस संबंध में निर्णय लेने में राज्यपाल मोतीलाल वोरा को काफी समय लग गया। ऐसे में भ्रष्ट परंपराओं को बढ़ावा मिलता है और जनतंत्र के नैतिक पक्ष में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लोकप्रियता को भुनाते हुए अभिनेताओं के नेता तथा मुख्यमंत्री बनने के उदाहरण भी हमें यहां मिले हैं या हैं, जैसे तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन व जयललिता तथा आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव। जहां तक मुख्यमंत्री की विमुक्ति का प्रश्न है, इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 164(1) में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और सामान्यतः जब तक मुख्यमंत्री व उसका दल सदन में बहुमत का आधार पाते हैं तब
होता है तो मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को अपने पद से हटना होता है। इस संबंध में सैद्धांतिक व्यवस्था व व्यवहार में अंतर देखा गया है। राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य की राजनीति में तटस्थ भूमिका का निर्वाह करें या करेंगे तथा परिवार के मुखिया के रूप में राज्य व शासन को सलाह मशविरा देते रहेंगे। लेकिन व्यवहार में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों ने केंद्र के एजेंट के रूप में उसके निर्देशानुसार काम किया। ऐसी स्थितियों में व्यावहारिक रूप में मुख्यमंत्री को हटाने का काम केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देश पर होता है, आपको पता होगा। तो ऐसी स्थिति अधिकतर तब आती है जब केंद्र व राज्य में भिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें हों तथा दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। तो इस संबंध में कई बार अलग अलग राज्यों में राज्यपालों ने परस्पर विरोधी निर्णय दिए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में 1967 में राज्यपाल धर्मवीर का मत था कि अजय मुखर्जी की संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, क्योंकि कुछ सदस्यों ने दल परिवर्तन कर लिया है। उनका आदेश था कि मुख्यमंत्री को तुरंत विधानसभा बुलानी चाहिए। जब मुख्यमंत्री ने ऐसा करने से इनकार किया तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल को पद मुक्त कर दिया। और 1970 में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल गोपाल रेड्डी ने चरण सिंह सरकार को ऐसी ही अवधारणा पर पदमुक्त कर दिया। उन्होंने विधानसभा के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की, जबकि विधानसभा का अधिवेशन कुछ ही दिनों में होने वाला था। तो ये एक प्रकार से मुख्यमंत्री की विमुक्ति का भी कार्य यहाँ होता है। तो अब मुख्यमंत्री का क्या रोल है, क्या उसकी फंक्शंस हैं, भूमिका एवं कार्य, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।